Hey guys, in this video I'm going to share with you my framework of how I select mutual funds. एक पूरा क्राइटेरिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है इन डिसाइडिंग विच इज़ द राइट फंड फॉर यू. इस वीडियो में आपको बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पता चलेंगे जो आपको देखने चाहिए. यूजुअली लोग बस रिटर्न्स के पीछे जाते हैं कि लास्ट 1 ईयर की रिटर्न कितनी थी या लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न कितनी थी एंड बेस्ड ऑन दैट बस फंड सेलेक्ट कर लेते हैं. बट वो ये सब डीप डाउन एनालिसिस नहीं करते कि उनके लिए कौन सा फंड है जो राइट है. तो आइए चलते हैं और मैं आपको अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करता हूं. सबसे बड़ी मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं, दे से दैट ये वाला बेस्ट म्यूचुअल फंड है इन द इंडस्ट्री. बट व्हाट रियली मैटर्स इज आपको ये भी तो देखने की जरूरत है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है. बस लोगों के सुनने में अगर आप कोई फंड बस ले लोगे विदाउट इवन नोइंग वो फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू मेकिंग. मेरे हिसाब से क्लाइंट्स के लिए जब मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ, मेरे हिसाब से 3 फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला, समझना कि उनका गोल क्या है. दूसरा, समझना कि उनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है. एंड तीसरा होता है कि उनकी रिस्क एपेटाइट कैसी है. क्या वो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, क्या वो एक मॉडरेट, तो जो मॉडरेट होता है वो अग्रेसिव से कंजर्वेटिव के बीच में आ जाता है या कंजर्वेटिव है. बेस्ड ऑन दैट आपको सिलेक्ट करना होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके पास ऑलरेडी कौन से फंड्स हैं ये भी मैं देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज अगर उनके यही नहीं पता कि उनके पास फंड्स कौन से हैं और वापस से सेम फंड्स ले लो तो वो एक ओवरलैप हो जाता है और उनका पोर्टफोलियो बहुत क्लटर्ड हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इस वजह से सेलेक्ट करना कि कौन सा फंड आपके लिए राइट है, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में एक फ्रेमवर्क दिखाने वाला हूं जिससे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि आपको ये अंडरस्टैंड करने चाहिए कि आपके लिए कौन सा कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है. लोग ये वाला जो स्टेप है ये बहुत बड़ा स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली बिना समझे वो इन्वेस्ट कर देते हैं. तो आपको ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि क्या मैं एक यंगस्टर हूँ या मैं एक रिटायरमेंट के आसपास आने वाला हूँ, क्या मैं 40+ हूँ, क्या मैं बिलो 40 हूँ, मेरे गोल्स क्या है. उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है. अब फॉर दिस वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे मैं कैरेक्टराइज करता हूं, तो मैं एक कोई भी फंड उठाऊंगा. ये कोई भी सजेशन नहीं है कि ये बेस्ट फंड है या ये सबसे अच्छा फंड है, इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए. ये बस वीडियो के लिए मैं फंड एनालाइज करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ये एक राइट फंड है या एक राइट फंड नहीं है. तो अभी आज इस वीडियो के लिए जो हम डिसाइड करने वाले हैं वो हम कोई भी मिड कैप पोर्टफोलियो से, मिड कैप कैटेगरी से कोई म्यूचुअल फंड उठा लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे जिससे आपको एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क मिल जाएगा. अब लेट से 3 साल में देख लिया, अच्छा व्हाइट ओक का मिड कैप फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है 3 इयर्स में और 5 इयर्स में कौन सा दे रहा है, मोतीलाल. तो उन्होंने सोचा चलो मोतीलाल या व्हाइट ओक में से कोई ले लेते हैं. तो इस वीडियो में चलो हम एक व्हाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड जो है वो डिसाइड कर लेते हैं. अब व्हाइट ओक का मिड कैप फंड जो है वो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया कि ये हम देखने वाले हैं. 2 चीज़ें इस वेबसाइट पे जो ईटी मनी की है उस पर मैं देखता हूँ कि ये फंड का साइज़ क्या है. फंड बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नया भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास डेटा ही नहीं है. इस वजह से एनएफओस थोड़े रिस्की हो जाते हैं जो नए फंड्स लॉन्च होते हैं, कि हमें डेटा ही नहीं है हमारे पास कि वो फंड्स में क्या क्या कर रहे हैं. इस वजह से नए फंड्स में इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता. मतलब बेनिफिट होता है बट इट इज़ रिस्की. तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स का डेटा है वो फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए. तो कोई भी फंड, बहुत छोटा भी फंड नहीं सेलेक्ट करना होता मुझे और बहुत बड़ा भी नहीं करना होता. जैसे आप LIC का मिड कैप फंड देखोगे, ये 337 का फंड साइज है इसका, तो ये बहुत ही छोटा फंड है. तो इसको मैं साइड कर दूंगा कि इसको मैं अवॉइड करूंगा. और जो बहुत बड़े भी फंड्स होते हैं, लेट्स से HDFC का मिड कैप फंड, येस इट इज़ अ ग्रेट फंड, बहुत कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दिए, बट मेरे लिए ये जो फंड साइज है ये बहुत बड़ा हो जाता है. और इसके पीछे ये इन्वेस्ट करने का रीजन ये हो जाता है कि अगर बहुत बड़ा साइज है तो अगर उनको किसी स्टॉक पे कोई व्यू बनाना है या अपना पैसा डिप्लॉय करना है, इतने बड़े फंड को अपना पैसा डिप्लॉय करने में टाइम चाहिए होता है, वो इतना इजीली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते. तो जो मीडियम साइज के फंड्स होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं. एंड आपके सामने अभी हमने शॉर्टलिस्ट किया था 3 इयर्स रिटर्न देख के. व्हाइट ओक का मिड कैप 5,000 करोड़ का है, न्यूअर फंड, बट इतना भी न्यू नहीं है कि कोई फंड साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है. तो 5,000 करोड़ का फंड है. आइए चलते हैं, अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि कैसे हम डीप डाउन करेंगे. तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे. मॉर्निंग स्टार की जब आप वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स का पूरा बेस्ट वेबसाइट होती है, जहाँ पे अगर आपको एक डीप डाउन एनालिसिस करनी हो वहाँ पे आप कर सकते हो. ये जैसे होम पेज खुलेगा तो उसमें आप म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करोगे और म्यूचुअल फंड्स में आप जाके यहाँ सेलेक्ट कर लो इक्विटी, मिड कैप, 3 इयर्स के हिसाब से रिटर्न
और ये आपको दिख गया वाइट ओक मिड कैप का। अब वाइट ओक मिड कैप को हम एनालाइज करते हैं कि कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे। बस रिटर्न देखकर नहीं करना है, हमें और भी चीज़ें देखनी है। इसमें आपको इनकी एनालिसिस भी दिख जाती है मॉर्निंग स्टार की कि इनका क्या व्यू है। और सबसे पहले हम नीचे जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे जो कैटेगरी है वो है, और जो इंडेक्स है ये मिड कैप इंडेक्स अगर ट्रैक कर रहा है तो उसकी कैसी रिटर्न्स रही है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारी इन्वेस्टमेंट ने कैसा किया है, कैटेगरी कैसी है और इंडेक्स कैसा है। ये थोड़ा 2023 से ही इसका डेटा है बिकॉज इट इज़ अ न्यूअर फंड। तो 2023 से अगर आप देखो इस फंड को तो सबसे पहले हम देखेंगे 41% इनकी रिटर्न्स थी, कैटेगरी की 38 थी, जो पूरी मिड कैप कैटेगरी है उसकी एवरेज रिटर्न्स क्या थी और इंडेक्स की क्या थी, तो इसने इन तीनों को बीट कर दिया। फिर उसके बाद 2024 का भी देखेंगे, 2024 में भी इस फंड ने तीनों टाइम इसको बीट कर दिया। और बस अगर आप 2025 देखो तो इंडेक्स से कम रिटर्न है बट अपनी कैटेगरी से ज़्यादा है, सो ये सबको बीट कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्राइटेरिया देख लिया अपना रिटर्न्स का बेस्ड ऑन कि यार हमारा हर साल ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर होता है हम देखते हैं अल्फा देख लेते हैं, बीटा देख लेते हैं और शार्प रेशियो देख लेते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिस्क है फंड का वो कितना है। तो अल्फा आपको बताएगा कि आप कितना ज़्यादा अच्छी रिटर्न जनरेट कर रहे हो इन कंपैरिजन विद द बेंचमार्क इंडेक्स जो इस फंड का है। तो 3.16 है, वो एक हायर नंबर है, दैट इज़ रियली गुड कि अल्फा बेटर है, जितना ज़्यादा हायर उतना बेटर, क्योंकि आप उसका मतलब है कि आप आउट परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ पे कैटेगरी का अगर देखो तो 0.61 है, विच इज़ सेइंग दैट काफ़ी फंड्स अगर आप देखो तो वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। देन अगर आप बीटा पे जाओ, बीटा होता है कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आप कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है आपका ये फंड। तो बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो वॉलेटाइल है, और 1 के नीचे है तो इट इज़ स्टेबल। सो अगर आप अग्रेसिव हो, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो हाई बीटा इज़ फाइन विद यू, बट अगर आप अग्रेसिव नहीं हो तो इस वजह से फिर आपको लो बीटा वाले फंड्स में जाना चाहिए। एंड देन शार्प रेशियो आपको बता देगा कि आपकी जो रिटर्न्स है वो, अगर हम उसमें रिस्क को फैक्टर इन कर लें तो आपकी रिटर्न्स कैसी हैं, आपको कितनी रिटर्न मिल रही है पर यूनिट ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग। और वो पर यूनिट ऑफ रिस्क दैट यू आर टेकिंग वो इस वजह से होता है क्योंकि आप उसमें डिवाइड कर रहे होते हो ये स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो आप कितनी जनरेट कर रहे हो रिटर्न एंड आपकी पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना है वो आपको शार्प रेशियो से पता चल जाएगा। एंड हायर शार्प रेशियो बेटर इट इज़, यूजुअली 1 के ऊपर है तो इट इज़ रियली गुड, ये 1 के आसपास है सो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम हियर। तो अगर बहुत ही नीचे है लाइक 0.7 0.75 ऐसे है तो दैट इज़ एन इशू एंड आई वुड स्टे अवे, बिकॉज दैट वुड टेल मी कि वो रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं और उनकी जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा अच्छी रिटर्न जनरेट नहीं हो रही। तो इस वजह से अगर हायर है दैट मीन्स रिस्क कम ले रहे हैं, क्योंकि डिवाइड आप स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हो दैट शोज यू रिस्क, तो आप रिस्क कम ले रहे हो और आपकी रिटर्न ज़्यादा है तो आपकी शार्प रेशियो फिर उस वजह से बड़ा हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना है, वो है 17% का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हुआ था इस फंड का। एंड वो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पीक टू वैली मैक्सिमम ड्रॉडाउन की जो ड्यूरेशन थी वो 2 मंथ्स की थी एंड दैट स्टार्टेड इन 1 जनवरी 2025 एंड 28 फरवरी 2025 तक थी वो। तो वो 2 मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन थी जो ड्रॉडाउन की थी। तो ड्रॉडाउन से भी पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा आप रिस्क आपका फैक्टर इन हो रहा है। तो ये रिस्क हमने कंसिडर कर लिया। अब अगर हमने ये देख लिया कि क्या क्या रिस्क ले रहा है फंड, उसके बाद हमें इसमें देखना होगा कि क्या उसका पोर्टफोलियो क्या है, कौन से स्टॉक्स है, बिकॉज हम ये भी नहीं चाहते कि ओवरलैप हो जाए हमारा विद वेरियस अदर फंड्स दैट वी हैव, कि हमने सेम स्टॉक्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा कि कितनी होल्डिंग्स हैं उनके पास। तो अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, एंड बहुत कम स्टॉक्स है दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जैसे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, उसमें आपको जो स्टॉक्स है नंबर ऑफ स्टॉक्स वो कम दिखेंगे, तो इसका मतलब है वो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। अब जब वो वाले स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं जो उन्होंने ले रखे हैं, उनकी रिटर्न बहुत अच्छी होती है। एंड ये लास्ट 2-3 ईयर्स पहले इनका एक बहुत अच्छा रन हुआ था, बट फिर जो उनकी कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स है लास्ट 1 ईयर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो जो फंड की अंडर परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट हो गई है। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बट बहुत ज़्यादा भी स्टॉक्स होना इतनी अच्छी बात नहीं होती। तो हमें ये पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं इनके पास, 122 स्टॉक्स है एंड जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसमें 28% पैसा लगा है। एंड अगर आप देखो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा लगा रखा है। सबसे ज़्यादा इनकी वेटेज है इस फंड में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर फेडरल बैंक, ये पूरे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से स्टॉक्स में ये पैसा लगाते हैं। तो ये भी आपको देखना जरूरी है, बिकॉज सेम स्टॉक्स में जो फंड है, जैसे अगर कोई और फंड है वो फेडरल बैंक में बहुत ज़्यादा हाई वेटेज ले रहा है, तो 2 फंड होंगे आपके पास जो फेडरल बैंक में बहुत पैसा लगा रहे हैं।
तो उससे क्या होएगा कि आपका ओवरलैप हो जाएगा। तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस किस में लगा रहे हैं। और ये चेंज भी आप देख सकते हो कि लास्ट शेयर चेंज इन्होंने कितना ऐड किया है, फर्स्ट बॉट कब था, एंड देन 1 ईयर रिटर्न्स ऑफ दी स्टॉक्स भी आपको पता चल जाएगी। अच्छा, और ये भी पता चल जाएगा हमें कि उनकी परसेंटेज ऑफ एसेट्स इन टॉप 10 होल्डिंग्स है वो कितनी है, उससे भी हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। लेट्स से अगर उनका 50% पैसा जो उनकी स्टार्टिंग की टॉप 10 होल्डिंग्स है उनमें ही लगा है, तो उससे क्या होएगा, उससे पता चल जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि उनकी जो 10 होल्डिंग है उनमें ही उनका 50% पैसा लगा है। तो वो पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है और डाइवर्सिफिकेशन कम है। डाइवर्सिफिकेशन अगर कम होगी तो वॉलिटिलिटी ज़्यादा होगी, वॉलिटिलिटी अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपके फंड की जो बीटा है वो ज़्यादा होगी। अगर आपको कंपैरिजन भी दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा ये कंपैरिजन। मोतीलाल का ये वाइट ओक मिड कैप फंड है जो खुला हुआ है यहाँ पे, और ये मैंने मोतीलाल का मिड कैप रेगुलर फंड भी खोल दिया है। तो अब मोतीलाल का अगर आप देखो तो डिटेल पोर्टफोलियो में अगर आप इसके जाओगे तो आपको दिखेगा कितने हैं, बस 25 स्टॉक, और वाइट ओक में कितने थे, 122, और उनका जो 60% पैसा है वो टॉप 10 होल्डिंग्स में लगा है। पेटीएम में इनके पास 7% है, और जब ये स्टॉक्स इनकी जिनमें ज़्यादा पैसा लगा है, जब ये अंडर परफॉर्म करने लग जाते हैं तो वहाँ पे इशू आ जाता है। और मैं आपको बोल रहा था अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले रहे हो तो आपका क्या हाई होगा, आपका रिस्क हाई होगा, आपकी वॉलिटिलिटी हाई होगा। तो अगर हम दोनों की इसमें वॉलिटिलिटी भी चेक कर ले तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसमें जो मैं आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, बीटा 0.91 है और इसका बीटा 0.94 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वॉलिटिलिटी ज़्यादा है इफ़ यू लुक एट द बेंचमार्क उसके अगेंस्ट, और स्टैंडर्ड डिविएशन से भी रिस्क पता चल जाता है। तो वो 19.7 है मोतीलाल का, एंड इसमें 16.43 है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो मतलब आपका जो रिस्क है, वॉलिटिलिटी है, वो कम है। और अगर आप ड्रॉ डाउन भी देखोगे दोनों में, मोतीलाल में और इसमें, मोतीलाल में 28% का ड्रॉ डाउन हुआ है और इसमें आपका ड्रॉ डाउन कितना हुआ है, मैक्सिमम 17% का वाइट ओक मिड कैप में। और अगर आप यहाँ पे भी देखो, रिस्क वर्सेस कैटेगरी हाई एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी लो। रिटर्न बिलो एवरेज आ रही है इसकी लास्ट 3 ईयर्स की। अगर आप 5 ईयर्स की देखो तो इसका एक रन था 2 साल का जो बहुत अच्छा था मोतीलाल का, इस वजह से इसकी 5 ईयर्स में अब एवरेज हो जाती है। तो हो सकता है अब ये इसने इतना अंडर परफॉर्म किया इतने साल तक, तो हो सकता है कम बैक मार सके। इनकी कॉन्सेंट्रेटेड बेट जो इन्होंने ली है वो इनको कम बैक करने में हेल्प करें। और अगर आप देखो, जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मोतीलाल मिड कैप का बहुत अच्छा रन था, वो आपको दिखेगा 55% रिटर्न थी 2021 में, और इंडेक्स ने 32 दी थी। 22 में इनकी 10 थी और इंडेक्स की 2% ही थी। 2023 में इनकी 41% की रिटर्न थी और फिर 26% इंडेक्स की थी। कैटेगरी में भी अगर आप देखो ये बेस्ट फंड टाइप था, बट ये जो लास्ट 2 ईयर्स में हुआ है जब मार्केट में मिड कैप्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसकी नेगेटिव 12.13 है, और कैटेगरी की जो इंडेक्स है उसने पॉजिटिव रिटर्न दी है। इसकी नेगेटिव रिटर्न थी 2025 में और इंडेक्स की पॉजिटिव थी। यही अगर आप 2024 देखो, इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी 57 इसने रिटर्न दी है, 57% की 2024 में, और इंडेक्स ने बस 15% की। तो जब ये आउट परफॉर्म करेगा, ये बहुत ज़्यादा तेज़ आउट परफॉर्म करेगा, बट जब अंडर परफॉर्म करता है तो तब अंडर परफॉर्म भी ज़्यादा करता है। इस वजह से ये एक वॉलेटाइल होता है, बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स क्या है चीज़ और क्यों है, और क्या हमें कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेनी चाहिए। वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है, जो आप रिस्क एपेटाइट होती है आपको, उस पर ही आप फोकस करके डिसाइड कर सकते हैं। एक और चीज़ जो देखने वाली होती है वो हम देखते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हो रहे बहुत जल्दी। अगर एक फंड मैनेजर कंसिस्टेंटली बहुत सालों से एक फंड हाउस के साथ है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे ICICI के आप देख लो या HDFC के देख लो, तो उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो सेम रहते हैं बहुत साल तक, एंड अगर चेंज नहीं होते फंड मैनेजर्स तो इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस होता है वो उन फंड्स में अच्छा होता है। तो जितना ज़्यादा टाइम फंड मैनेजर बिताता है एक फंड हाउस में और रिटर्न्स भी देता रहता है, उतना अच्छा होता है। तो सेम मैनेजर हमें देखना है कितने टाइम से है और क्या उनकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट है या नहीं है, और वो फंड मैनेजर बदला है या नहीं बदला, ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत हो जाती है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं फोकस करता हूँ एंड जो अवॉइड करता हूँ। फर्स्टली, रिटर्न सिर्फ देख के फंड सेलेक्ट करना इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। टू मेनी फंड्स इन योर पोर्टफोलियो इज ऑल्सो नॉट द राइट वे टू डू इट। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम बोल रहे हैं कि हम कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स नहीं ले रहे किसी फंड में जो कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स ले रहा है, या ओवर डाइवर्सिफाइड है वो नहीं ले रहे, तो इस वजह से एक बैलेंस होना चाहिए कि आपके पास कितने फंड्स हैं। एंड थीमेटिक फंड जो होते हैं उसको मैं ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखता अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज थीमेटिक फंड्स कुछ साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नहीं करते, तो वो स्टेबल मतलब वो ज़्यादा रिस्की भी हो जाते हैं, वॉलेटाइल भी हो जाते हैं अगर आप एक बस सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स आर अबाउट बिल्डिंग वेल्थ थ्रू कंपाउंडिंग एंड स्लोली बिल्ड करना होता है। तो एक थीम से ज़्यादा अच्छा होता है कि कोई बास्केट पकड़ लो, लाइक अ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और अ फ्लेक्सी कैप।
एंड सिंपल रखना होता है चीज़ों को। बस ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसको सिंपली बस देखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए, एंड ये बेटर आपके रिटर्न्स बनाने में फॉर श्योर हेल्प करेगा। एंड में बस यही बोलूँगा मैं आपको कि म्यूचुअल फंड्स रिटर्न से नहीं बनते, बस एक राइट फ्रेमवर्क होना चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ और ये सारे क्राइटेरियाज है जो मैं अवॉइड करता हूँ। अगर आप बस उस पर फोकस रखोगे तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको ये सारा प्रोसेस खुद नहीं करना कि यार ये इतना टीडियस प्रोसेस है, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें देखने का, उसके लिए मैं हूँ आपके लिए। आप बस मेरे को कांटेक्ट कीजिए, कनेक्ट कीजिए, नीचे लिंक में मैं एक फॉर्म डाल रहा हूँ, आप बस उसमें अपनी डिटेल्स डालिए, 1 मिनट लगेगा आपको, बस अपनी डिटेल्स डालिए उस फॉर्म में, और जब वो आप डिटेल्स डाल देंगे तो आपको मेरे पास आपका पूरा डेटा आ जाएगा कि अच्छा आपसे मेरे को क्या कनेक्ट करना है और आप कैसा पोर्टफोलियो आपका, अभी आपका क्या माइंडसेट है, आपका क्या गोल्स है, मेरे को उस फॉर्म से सब पता चल जाएगा, एंड देन आई विल गाइड यू थ्रू एंड थ्रू। तो अगर आपको ये सारा प्रोसेस करने में टाइम नहीं है एंड यू वांट समबडी टू गाइड यू, देन आई एम देयर फॉर यू, एंड जस्ट फिल दिस फॉर्म। एंड ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा मेरी स्ट्रैटेजीज और आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को और ईजी बना दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, और जो भी आपको अच्छा लगा या नहीं लगा अच्छा कॉमेंट कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।